नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि क्या एनडीए के लिए चिराग पासवान मुश्किल का सबब बनते जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि 3 सितंबर को अमित शाह द्वारा बीजेपी के बड़े नेताओं की मीटिंग बुलाई गई है। इसमें दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। और जहां तक एलजेपी-आर का सवाल है, एलजेपी-आर के बिहार के प्रभारी अरुण भारती ने एक चीज बड़ा साफ कर दिया कि 2015 में उनकी पार्टी 43 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 2020 में जब अकेली लड़ी तो 137 सीट पर चुनाव लड़ी। तो उनको कहीं ना कहीं 43 और 137 के बीच सीट चाहिए। मतलब बहुत साफ था कि जो खबरें बाहर आ रही थी कि 20 सीट तक एलजेपी-आर को मिलेगा, वो एलजेपी-आर 20 सीटों का नाम सुनते ही काफी बिफर उठी है। और एलजेपी-आर के बिफरने का मतलब क्या समझा जाए, क्योंकि आपको याद होगा कि 2020 में चिराग बिफरे थे, नाराज हुए थे, तो नीतीश कुमार की पार्टी नंबर 1 से नंबर 3 पर पहुंच गई थी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस बार भी चिराग बिगड़ जाएंगे? क्या चिराग को 43 से ज्यादा सीटें मिलने की संभावना है उनको मनाने के लिए? और अगर चिराग बिगड़ जाते हैं तो किसके साथ जा सकते हैं? क्योंकि कई बार बिहार की राजनीति को लेकर के चर्चा हुई है कि चिराग पासवान प्रशांत किशोर को लेकर के सॉफ्ट हैं और प्रशांत किशोर भी चिराग पासवान को लेकर के सॉफ्ट हैं। तो क्या नया पॉलिटिकल अलायंस अभी भी बनने का समय है क्या, बचा है क्या? नया पॉलिटिकल अलायंस देखने को मिल सकता है क्या? क्योंकि 2020 में भी ऐसा ही हुआ था। जब सीटों का बंटवारा होने लगा, चिराग बहुत नाराज हो गए तो उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने की ठान ली। इस बार क्या करेंगे चिराग, और क्या चिराग कुछ कर सकते हैं? इसलिए दिल्ली में मीटिंग बुलाई गई है। अमित शाह 3 सितंबर को दिल्ली में जो मीटिंग उन्होंने बीजेपी के नेताओं की बुलाई है, क्या इसलिए बुलाई है क्योंकि चिराग की भाषा कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि वो बड़ा बार्गेन करना चाह रहे हैं, जिसके लिए बीजेपी पसोपेश में है। दरअसल बीजेपी क्या करेगी? क्योंकि अगर हम जेडीयू की बात करें तो जेडीयू हमेशा एलजेपी-आर को लेकर के, यानी चिराग पासवान की पार्टी को लेकर के एक बात बड़ा साफ कह देती है कि चिराग पासवान की पार्टी का जिम्मा बीजेपी के पास। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी अब चिराग को लेकर के रणनीति बनाने लगी है? क्या बीजेपी चिराग को मना लेगी या चिराग कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करने जा रहे हैं? अंदर की कहानी क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ मेहमान। पर उनके जुड़ने से पहले हम आपको बताएंगे कि अरुण भारती ने क्या कुछ कहा है, जरा उसको सुनिए, फिर शुरू करेंगे चर्चा। आज बिहार की राजनीति उस परिदृश्य पे है, वहाँ उस पैराडाइम शिफ्ट पे है जहाँ बिहार विधानसभा चुनावों के बाद अगले 1.5 से 2 दशक के लिए बिहार के अगले नेता का चयन होना है। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 8 जून 2025 से हम लोगों ने नव संकल्प महासभा शुरू किया था, जिसका प्रयास यह रहा है कि इस नेतृत्व के गैप को भरने के लिए आज के दिन में कोई अगर सबसे सक्षम नेता, युवा नेता और ऐसा नेता जिसके ऊपर कोई एक दाग नहीं है, जिसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, जो जंगल राज की विरासत लेकर के नहीं आता है, साफ सुथरी ईमानदार छवि का, जिसके पास विजन है, कर्मठ है और बिहार के लिए कुछ करना चाहता है, हमारे नेता चिराग पासवान जी को खुशी की बात यह रही है कि जहां भी जाकर उन्होंने अपनी बात को रखा है, हर जगह से हमारे नव संकल्प के अभियान को जनता का खूब आशीर्वाद मिला है। बड़ी से बड़ी संख्या में आकर के लोगों ने न सिर्फ स्वीकार्यता जताई है, न सिर्फ आशीर्वाद दिया है, बल्कि अगले बिहार के मुखिया होने के तौर पर उनको जिम्मेदारी देने के लिए भी उन्होंने स्वीकार्यता दी है। तो आपने सुना, ये बीच बीच में एलजेपी-आर यानी चिराग पासवान की पार्टी ये कहने लगती है कि भाई जो लीडरशिप को लेकर के स्पेस क्रिएट हो रहा है उसको भरने की क्षमता किसी एक नेता में है तो वो चिराग पासवान में है। दरअसल ऐसा कह करके अरुण भारती साबित क्या करना चाहते हैं
क्या दबाव बनाया जा रहा है? क्या ये माना जाए कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं? और मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या चिराग पासवान को लग रहा है कि अब बिहार में उतरना जरूरी है? हमने कई बार ऐसा देखा है कि चिराग पासवान की आवाज़ तेज होती है, फिर अगले ही दिन वो आवाज़ धीमी पड़ जाती है, फिर कुछ दिन तक चुप रहते हैं, फिर ये आवाज़ निकलने लगती है। दरअसल चाहते क्या है चिराग पासवान? क्या सीटों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं या कुछ और चाहते हैं? क्या चिराग पासवान बीजेपी से अलग भी हो सकते हैं? क्या चिराग पासवान को ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि आने वाले समय में बिहार का नेतृत्व संभालने के लिए चिराग को बिहार में उतरना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा? और दरअसल जो मेरे पास जानकारी है, चिराग को यह लगता रहा है कि उनके पिता ने जो पहले गलती की, अगर वो बिहार की राजनीति करते रहते तो आज बिहार की राजनीति उनके इर्द गिर्द घूम रही होती। और चिराग पासवान उसी गलती को ठीक करना चाहते हैं। वो बिहार में मजबूत होना चाहते हैं, पर कैसे मजबूत होंगे? क्या अकेले चुनाव लड़ने उतरेंगे या 20 से कुछ और ज्यादा सीटें उनको दे दी जाएगी, मान जाएंगे चिराग? क्या करेंगे चिराग? एलजेपीआर के दिलो दिमाग में है क्या? इस बारे में चर्चा करने हम सीधे चल रहे हैं अपने मेहमान के पास जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवक्ता जनसुराज भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। सोनाली आनंद जी, आपका बहुत स्वागत है। प्रोफेसर विनीत सिंह है, प्रवक्ता एलजेपीआर। विनीत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हम अपने दो और मेहमान का इंतजार कर रहे हैं जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, पर सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा विनीत जी। क्या ये बीच बीच में ये आवाज आती है कि भाई जो लीडरशिप क्राइसिस उत्पन्न होने वाला है उसको फिल इन करने की कैपेसिटी अगर किसी एक नेता में है तो वो चिराग पासवान में? आप एक दिन बोलते हैं, बीच में लंबे समय तक चुप हो जाते हैं। ये एलजेपीआर का माइंडसेट क्या है? ये सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर बनाने का एक तरीका है या एलजेपीआर कुछ और सोच रही है? पंकज जी, आप दोनों को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। देखिए, इस बात में तो सत्यता है ही ना कि चिराग पासवान का व्यक्तित्व है जो कि सही मायने में अगर बिहार के किसी युवा को देखा जाए जो कि बिहार को लीड करने की क्षमता रखता है, जिसकी छवि बिल्कुल बेदाग हो, पढ़ा लिखा युवा हो, जिसको अनुभव हो, तो वो चिराग पासवान में है। आपने दूसरा सवाल पूछा कि हम कभी बोलते हैं फिर चुप हो जाते हैं। जब ऐसे मसले आते हैं, जैसे विधि व्यवस्था की बात कर लें, जब बिहार में ऐसा आया और हमें लगा कि हमारी सरकार कहीं ना कहीं ढीली पड़ रही है, तो उस समय हमने इस बात को जोर से मुखरता से उठाया और सरकार ने उस पर गंभीरता से संज्ञान भी लिया। तो हमारे लिए जब हम बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं तो उसको हम इन स्पिरिट भी उतारते हैं। हम चाहते हैं कि जब मोदी जी ने 2047 में अग्रणी भारत बनाने की बात कही है तो बिहार का भी उसमें कोई ना कोई पार्टिसिपेशन हो, और हम चाहेंगे कि बिहार हर पक्ष में आगे बढ़े। इंडस्ट्रीज के मामले हो, स्वास्थ्य के मामले हो, विधि व्यवस्था की बात कर ले, हम हर जगह से अगर कहीं कमी रहती है, कहीं भी लूज एंड है, उसको हम टाइट करके आगे बढ़ेंगे। तो चिराग नहीं, पासवान ये प्रोफेसर साहब ये कहने की बातें हैं या ऐसा कहने के पीछे आपका मकसद ये है कि आपको ज्यादा सीटें चाहिए? आप कम से कम 30 सीटें चाहते हैं, अगर 30 नहीं मिलेंगी तो आप जनसुराज से दोस्ती कर सकते हैं, ऐसी कोई संभावना है क्या? पंकज जी, मैं उस सवाल पे आ रहा था। देखिए, सवाल आप पूछ सकते हैं कि भैया आप क्यों बोल रहे हैं। जैसे हमारे बिहार प्रभारी अरुण भारती जी ने कहा कि 43 से 137 का रेंज है, उसमें हमें सीट मिलना चाहिए। देखिए, इसके पीछे एक पृष्ठभूमि है। 2020 में जब हम चुनाव लड़े 137 सीटों पे, 8 से 10 ऐसे सीट थे जिसमें कि हम नंबर 2 पे आए, और हमारा वोट का आंकड़ा था 45,000, 50,000, बड़े कम मार्जिन से हम लोग हारे। अगर मैं बात करूं राघोपुर की, राघोपुर इसलिए कहना जरूरी हो जाता है कि तेजस्वी यादव वहीं से जीते। अगर हमारे उम्मीदवार ना जीतते, वहां ना खड़े होते, तो तेजस्वी यादव हार जाते। तो हमें मालूम है कि हमारी शक्ति क्या है, और 5 साल में तो हमने अपनी शक्ति और दुगनी तिगुनी कर ली है। आप देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पे लड़ा, 5 सीट जीत के लाए। और जनरली साधारण रूप से देखा जाता है कि एक लोकसभा सीट में 5 से 6 विधानसभा सीट होते हैं। तो अगर ये गणित किया जाए तो ऐसे भी 30 सीट मिलता है। इसके अलावा जो हम जहां जहां रैली कर रहे हैं, 9 संकल्प की बात कर रहे हैं, 9 संकल्प किसके लिए? 9 संकल्प हमें संकल्पित होना है नए बिहार बनाने के लिए। तो हमारे पास जितना आप सीट देंगे उतना हम जितने का मादा रखते हैं, मोर द मेरियर इंग्लिश में कहावत है। तो ये किसको मजबूत करेगा? हमको तो मजबूत करेगा ही, साथ में एनडीए को मजबूत करेगा, एनडीए के घटक दलों को मजबूत करेगा। इसलिए बार बार ये बात कहा जा रहा है। चलिए, पंकज जी,
चलिए, मेरे पास अभी बहुत सारे सवाल हैं, अभी बहुत मौके आएंगे, मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा। सोनाली जी हमारे साथ हैं। सोनाली जी, क्या आप चिराग पासवान को वेलकम करने को तैयार हैं क्या? उनकी पार्टी को वेलकम करने को तैयार हैं क्या? क्योंकि आपके नेता ने कई बार चिराग पासवान की तारीफ भी की है, और जब मीडिया में ये बात उठी है तो ठीक है, फिर उन्होंने कुछ हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट भी दिया, पर यह बात सर्वविदित है कि जन सुराज के रिश्ते एलजेपीआर से बड़े अच्छे हैं, प्रशांत किशोर के रिश्ते चिराग पासवान से बड़े अच्छे हैं। तो क्या माना जाए कि चिराग पासवान अगर आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं तो क्या आप वेलकम करेंगी? सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार, और आप दोनों को भी नमस्कार। जो भी सवाल आपने पूछा है, इसका जवाब प्रशांत किशोर जी ने बहुत पहले अनेकों मंच से दे दिया है। उन्होंने ये इस बात का साफ तौर पे कहा है कि हमारे विचारों से, जनसुराज के विचारों से जो भी लोग इत्तेफाक रखते हैं, जनसुराज उनका वेलकम करता है। लेकिन गठबंधन की कोई भी संभावना नहीं है, 1% भी नहीं है, ना आज है ना आज से 5 साल बाद है। और ये बिल्कुल कहा गया है खुले तौर पे कि अगर कोई भी हमसे विलय करने आता है तो हमारा, अगर वो जनसुराज के बैनर के नीचे आता है तो उसका वेलकम है, अदरवाइज गठबंधन की कोई संभावना नहीं है। तो मुझे जो सवाल आप पूछ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ये वैलिड सवाल है, क्योंकि जब एलजेपी की इतनी बड़ी आइडेंटिटी बन चुकी है, तो ये जो सेकंड ऑप्शन जिसकी हम बात करते हैं वो मुझे यहाँ नजर आता नहीं दिखता। लेकिन जहां तक रही विलय करने की बात, तो ये मुझे नहीं दिखता, और गठबंधन करने की संभावना हमारे साइड से नहीं है, ये मैंने कह दिया। और यहाँ पे जो भी बातें हो रही प्रशंसा करने की या फिर उनकी तारीफ करने की, तो आपने देखा होगा कि जनसुराज के जो हमारे जो चीफ लीडर हैं या फिर प्रशांत किशोर जी हैं, उन्होंने कई ऐसे नेताओं की तारीफ की है, और जिनमें जो अच्छी बात है उसको एक्सेप्ट किया है, उसको एक्नॉलेज किया है, चाहे वो नीतीश जी हों, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे वो लालू जी हों। उनका एक पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म होता है, उनके शासनकाल के क्रिटिसिज्म होता है, बट एज अ व्यक्तिगत तौर पे जो उनकी अच्छी बातें हैं, वो प्रशांत किशोर जी ने खुले तौर पे कहा है। तो सिर्फ किसी व्यक्ति के बारे में आप अच्छा कहते हैं, उनके विचारों को आप अच्छा कहते हैं, तो इससे ये संभावनाएं नहीं बनती कि पॉलिटिकली हमारा कन्वर्जेंस होने जा रहा है। और जो मैंने कहा कि गठबंधन की कोई संभावना नहीं है, हम अपनी आइडियोलॉजी से लड़ रहे हैं, और हमारा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विकास है। और हमने ये बात की कि हमारा गठबंधन नहीं होगा, क्योंकि हमने तीसरे विकल्प की स्थापना बिहार में करने की बात कही है। और हम जिस आइडियोलॉजी से लड़ते हैं, लड़ने की बात कर रहे हैं, अगर हम गठबंधन करते हैं, उसका मतलब यह है कि हम उस पर कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जो कि कभी भी नहीं होने जा रहा है। नहीं, चलिए, आप कह तो रही हैं कि कभी डील होने नहीं जा रहा है, लेकिन एक बात सबको पता होता है कि राजनीति में आप बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं हो सकते, और ये रिजिडिटी का मतलब ये होता है कि फिर पॉलिटिक्स में, और ख़ास तौर पर इंडियन पॉलिटिक्स में सरवाइव करना मुश्किल होता है। हम कहते बहुत कुछ हैं, लेकिन जब आगे बढ़ना होता है तो उस हिसाब से फिर हम अपने आप को मोल्ड भी करते हैं, क्योंकि हम अपने आप को समय के हिसाब से बदलते हैं। ये इंडियन पॉलिटिक्स की पहचान रही है। अब सवाल उठता, आप जो कह रहे हैं वही करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि 2012 में एक और पार्टी आई थी जिसका नाम है आम आदमी पार्टी। बहुत कुछ उन्होंने कहा, लेकिन फिर जो पॉलिटिकल डायरेक्शन है उसी में वो चलने लगे। चलिए, आप कह रहे हैं, हम आपकी बात मान भी लेते हैं। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हैं, डॉक्टर संजय। मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा। सोनाली जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, अगर आप मुझे समय देने के लिए धन्यवाद। मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगी ना कि हमने जब भी एक किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज करके अपनी बातें रखी, तो हमने यही कहा है कि हमने सत्ता को हासिल करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ पे ये है कि हम एक सिस्टमेटिक चेंज की बात करते हैं, व्यवस्था में चेंज की बात करते हैं। अगर व्यवस्था में चेंज हमारे बिना सत्ता में आए भी हो रहा है, जो कि आपने अभी देखा होगा, बिहार में कई बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई। तो सबसे बड़ा घोषणा ये था कि 1100 पेंशन की बात की गई, जिसका मुद्दा सबसे पहले जनसुराज ने उठाया था। तो आप विपक्षी दल होके भी, सवाल पूछ के भी, एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करके भी अगर आप सिस्टम में चेंज लाते हैं, तो ये भी, इसको भी अपनी जीत ही मानते हैं। हाँ, सत्ता जरूर एक बहुत बड़ा माध्यम है चेंज को लाने के लिए, क्योंकि आप एक इन्फोर्स करने में सक्षम होते हैं लीगली, उसको आप बिल के माध्यम से या विधेयक के माध्यम से आप लाते हैं, उसे बड़े पैमाने पर आप चेंजेस ला सकते हैं। लेकिन जो अभी जनसुराज काम कर रहा है, अगर इस व्यवस्था से भी जो हम चेंज ला रहे हैं, हम इसको अपनी जीत मानते हैं। और सत्ता हमारा कभी भी मकसद नहीं है, एक माध्यम है। मकसद हमारा है बिहार में चेंज लाना, जिसकी बात हम हर एजेंडा
जो हमने उठाया है वो उसका बैकग्राउंड से आप समझ ठीक सकते हैं, चाहे ठीक है क्योंकि ठीक है, लेकिन मुझे लगता है व्यवस्था परिवर्तन के लिए सत्ता की बड़ी दरकार होती है। आप कुछ समय मैंने तक कहा यस। आप कुछ समय तक सत्ता में बने बगैर व्यवस्था में परिवर्तन की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक सत्ता से बाहर रहते हैं तो आपके समर्थक, आपके सपोर्टर्स भी आपसे दूर होने लगते हैं, ऐसा देखा गया है। इसलिए मुझे लगता है कि सत्ता की दरकार आपको भी है, आपको भी उसकी डेफिनेटली जरूरत है। डेफिनेटली पर मेरे पास अभी और भी सवाल हैं, मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर संजय हमारे साथ जुड़े हैं, आलोक वत्स जी भी जुड़े हैं। दोनों लोगों को मैं चाहूंगा कि दोनों का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। डॉक्टर संजय, ये जो चिराग पासवान की तरफ से कई बार इस तरह के भाषा का प्रयोग किया जाता है, बिहार में लीडरशिप क्राइसिस है, उस स्पेस को भरने के लिए चिराग जरूरी हैं, फिर एलजेपीआर चुप हो जाती है। क्या ये सब इसलिए है क्योंकि बीजेपी 20 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं है, और अरुण भारती खुल करके बोल रहे हैं कि 43 से लेकर के 137 के बीच में हमें सीटें चाहिए? आपको लगता है कि इतना ज्यादा सीट बीजेपी दे पाएगी चिराग पासवान की पार्टी को? नहीं, देखिए, लोकतंत्र में कहने की आजादी तो हर पार्टी को है। अब अरुण भारती संख्या जितनी बता लें उससे क्या फर्क पड़ता है। उससे 243 विधानसभा की जो सीटें हैं बिहार में, वो न बढ़ जाएगी न घट। अगर कांग्रेस बीजेपी और जेडी बराबर बराबर सीटों पर लड़ती है तो 43 सीट ही तो बचती है, और उसमें चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा है, जीतनराम मांझी हैं, कुछ और भी गठबंधन के साथी नाराज होकर अगर इधर आ गए तो उनको भी एकोमोडेट करना पड़ेगा। तो जो सीटें हैं, इन्हीं सीटों पर इनको भी दावेदारी करनी चाहिए। अरुण भारती एक दबाव बनाने के लिए इस तरह की बात वो करते हैं, करना भी चाहिए। लोकतंत्र उनको इजाजत देता है कि अपने हिस्से में ज्यादा से ज्यादा सीट लें। इसको कभी कभी प्रेशर पॉलिटिक्स का, तो प्रेशर पॉलिटिक्स करना कोई बुरी बात तो नहीं है। सब पार्टी के लोग करते हैं, अलायंस पार्टनर करते हैं, वो भी कर रहे हैं। कांग्रेस में अभी भी राहुल गांधी कहाँ करें कि तेजस्वी यादव को, तो यहाँ भी चिराग पासवान अगर कुछ कुछ बोल देते हैं बीच में, या अरुण भारती जी कह देते हैं, तो क्या पता। लेकिन ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, गठबंधन में ही ये लड़ेंगे। और अमित शाह जी की जो बैठक में हम समझते हैं कि बहुत कुछ मामला सुलझ जाए, तो इसलिए इनकी दावेदारी का जो पार्ट बनता है, उस पार्ट से जो संख्या है या संख्या का जो मैथमेटिक्स है वो नहीं बदल जाए। क्या इस बात को चिराग पासवान नहीं समझते हैं? तब क्या होता है कि पार्टी में बहुत सारे जो कार्यकर्ता होते हैं वो आकांक्षी महत्वाकांक्षी होते हैं, और जो उनकी महत्वाकांक्षा होती है उसमें पार्टियां उनको एश्योर करके रखती कि हम तो आपके लिए लड़े, हमने आपके लिए पूरी ताकत लगा दी, हम तो गठबंधन तोड़ने पर उतर गए, लेकिन वक्त का तकाजा था, वक्त की मांग थी, हम गठबंधन से बाहर जा नहीं सकते थे, चलिए कहीं और से आपको एकोमोडेट करेंगे, और भी किसी तरह से फिर हम आपके लिए कोशिश करेंगे कि आपको स्पेस मिले, जगह मिले, कोई सम्मान मिले। तो ये पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को नाखुश होने से रोकने के लिए बगावती तेवर ना अपना ले, इसके लिए, और गठबंधन पर दबाव बनाने के लिए, ये रणनीति का हिस्सा होता है। और अरुण भारती के जो बयान है, उस बयान को मैं रणनीति के हिस्सा से ज्यादा कुछ नहीं देखता। नहीं, चलिए, आप ये रणनीति के हिसाब से ज्यादा कुछ नहीं देख रहे हैं, पर आलोक वत्स जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका स्वागत है। बीजेपी नेता हैं, पूर्वांचल की पॉलिटिक्स करते हैं। आलोक वत्स जी, आपको लगता है चिराग पासवान बगावत कर सकते हैं, या सिर्फ ये रणनीतिक तौर पर एक देखा जाए क्योंकि वो ज्यादा सीटें चाहते हैं इसलिए अरुण भारती इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं? देखिए पंकज जी, डॉक्टर संजय भी बहुत पुराने और मजे हुए प्रवक्ता हैं। प्रवक्ता ने राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजनीतिक विश्लेषक हैं, माफ कीजिएगा। मेरे कहने का मतलब है, ये सब जो हो रहा है, ये सब तो हम लोग कितना दिन से देखते आ रहे हैं, कोई नई बात थोड़ी है। जब भी गठबंधन की सरकार होती है, उसमें जो दल होते हैं, जो छोटे दल होते हैं, वो बराबर ऐसा तेवर अपनाते हैं।
तो ये कोई नई बात नहीं है। और जितना सीट की संभावना दिखाई गई है मांझी जी को और ये कुशवाहा जी को, हमको लगता है उनको जरूरत से ज्यादा मिल गया है। उतना कैंडिडेट भी उनको मिलेगा कि नहीं, इसका हमको डाउट ही है। लेकिन हाँ, चिराग पासवान जी का कुछ दिनों से एक महत्व कद काठी कुछ बिहार की राजनीति को लेकर ज्यादा बढ़ गया है। तो उस हिसाब से वो अपने को समझ रहे होंगे कि शायद 20 सीट पर उनकी बात हो रही है कि कम है। वो अपना तो पॉलिटिक्स तो करेंगे ही, लेकिन जिस तरीके से अपने को मोदी जी का हनुमान घोषित करके सारा काम करते आए हैं, उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई बगावती तेवर अपना ले, ऐसा मुझे कहीं से आशा नहीं लगती है। वो अंतोगत्वा सेटल कर जाएंगे। कितनी सीट पर, कितनी सीट पर, कितनी सीट पर? अरे 20 से 22, 23, 24, उससे ज्यादा कुछ ऐसा नहीं कि 20 का 50 हो जाएगा। आप समझिए कि ऐसे जो दल के लोग हैं, अगर वास्तविकता यही है कि इनके पास अगर 50 सीट दे दिया जाए तो 50 का कैंडिडेट नहीं होगा इनके पास। मतलब कैंडिडेट तो किसी को बना सकते हैं आप, लेकिन जो एक दमदार कैंडिडेट जिसका नहीं, अरे 137 सीट पर ये चुनाव लड़ा चुके हैं, कम से कम 80-100 पे तो इनका दमदार कैंडिडेट होगा। वोट का परसेंटेज कितना था ये भी तो देख लीजिए। खाली आप लड़ाने अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि बहुत सारी सीटों पर हम 45-50 हजार वोट लाए थे। मुझे लगता है विनीत जी इसका जवाब देंगे। पंकज जी, मुझे लगता है कि जब आप गठबंधन में हैं तो आलोक जी को थोड़ा सा संयमित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। हमारे पास क्या है ये पूरा बिहार जानता है, और जैसा मैंने आपको कहा था कि हमारा जो वोट प्रतिशत जो है ऑलमोस्ट 6% के आसपास था 2020 के चुनाव में। और चिराग पासवान कहीं से भी हार और जीत में डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होते हैं। आप थोड़ा सा चले जाइए बिहार उपचुनाव में, कुछ कुछ जगह ऐसे, जैसे मुझे याद है कुढ़नी गोपालगंज में एक सीट है जहां पे चिराग पासवान के जाने के बाद ही 3000 से बीजेपी जीत पाई थी। तो ऐसे बहुत से सीट हैं जहां पे कि चिराग पासवान ने जीतने का काम किया है, जिताने का काम किया है। तो ये बिल्कुल सिरे से खारिज कर देना हमारे पास की उम्मीदवार नहीं है, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि नी जक रिएक्शन होगा, एक अतिशयोक्ति होगी। हम फिर से कहेंगे पंकज जी की जो रेंज बताया गया है एक सम्मानजनक रेंज है अरुण भारती जी के द्वारा। ये किसके लिए कहा जा रहा है? ये एनडीए की मजबूती के लिए कहा जा रहा है। और मैंने इसका तर्क दे भी दिया है कि क्यों हम ऐसा कह रहे हैं। हमने झारखंड में चुनाव लड़ा, वहां भी हम एक सीट पर लड़े, एक सीट जीत के लाए। हम 5 लोकसभा सीट की बात कही, वहां भी जीत के लाए। तो इसके पीछे तर्क है। और जो हम काम कर रहे हैं आज देखिए, आज कोई भी एनडीए का घटक दल, अगर एनडीए के संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन को छोड़ दिया जाए तो 5 घटक दल में से कोई भी घटक दल कोई रैली, कोई सभा नहीं कर रहा है हमारे अलावा। हमने 5-6 सभाएं कर ली हैं। किसकी मजबूती के लिए? भीड़ बिल्कुल अपार पहुंच रही है। किसकी मजबूती के लिए? अपनी मजबूती के लिए, एनडीए की मजबूती के लिए तो काम किया जा रहा है ना। इसलिए हमने कहा कि अगर एनडीए को मजबूती से सरकार बनाना है, जब 225 की बात हम करते हैं पार करने के लिए, और फिर से नीतीश कुमार की बात करेंगे, तो इसमें लोजपा का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। नहीं, ये मानने को हम तैयार हैं। दरअसल यही तो चिंता का सबब है एनडीए के लिए कि भाई आप पिछली बार नाराज थे तो आपने जेडीयू को नंबर 1 से नंबर 3 पे पहुंचा दिया। यही तो चिंता की बात है। दरअसल हम आपको बता दें कि इस टॉपिक पे हमने बिहार प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ताओं को बुलाने का प्रयास किया, वो लोग आने को तैयार नहीं थे। ये काफी सेंसिटिव टॉपिक था। आलोक वत्स जी यहाँ पूर्वांचल की राजनीति करते हैं, बीजेपी के नेता हैं। बिहार के बीजेपी के प्रवक्ताओं ने इस पर बात करने से मना कर दिया। तो सवाल यह है कि बीजेपी का पर्सपेक्टिव तो बताना था कि दिल्ली में बीजेपी क्या सोचती है, पूर्वांचल के बीजेपी के नेता क्या सोचते हैं जो दिल्ली और नोएडा में पॉलिटिक्स करते हैं। गंभीर सवाल यह है कि देखिए, एक बार आपसे अलग होकर के जेडीयू चुनाव लड़ चुकी है, एनडीए चुनाव लड़ चुकी है, और एनडीए बड़ी मुश्किल से सत्ता हासिल कर पाई। लेकिन इस बार वो स्थिति है नहीं। और
चर्चा ये बाहर निकल करके आ रही है कि 20 सीटें आपको मिलेंगी और आप शुरू ही 43 से कर रहे हैं। तो इसीलिए हम पूछना चाहते हैं प्रोफेसर साहब कि 20 और 43 में बड़ा फासला, ये बातें कहां पर आकर के रुकेंगी? पंकज जी, बड़ी बेमानी सी बात लगती है। आपको मैं बताता हूं कि 2020 में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने हमें 15 सीट ऑफर कर दिया था। उस समय मात्र हमारे पास सांसद थे, लेकिन बाद में पार्टी उटी टूट गई थी, तो हमने मना कर दिया था। 5 साल के बाद, इतना काम करने के बाद अगर 5 सीट आप बढ़ा के दे रहे हैं, जबकि आपने खुद अपने वक्तव्य में कहा है कि जब 2020 में हम अलग होकर लड़े तो क्या स्थिति कर दिया हमने। मतलब ये हमारी पार्टी और चिराग पासवान का महत्व है। तो 5 सीटों के बढ़ोतरी के लिए 5 साल हमने मेहनत किया, ये कोई तर्क तो है नहीं ना। और जब हमने कहा, हमने अपनी आकांक्षा बता दिया है बीजेपी को, बीजेपी मुझे लगता है कि उसका सम्मान जरूर करेगी। और उसको रेंज भी बता दिया गया अरुण भारती जी ने कि भैया 43 से लेकर 137 के बीच में आप कुछ भी दे हमें, हम उसके लिए हम तैयार हैं। तो 20-22 मुझे लगता है कि इसका कोई फिगर का कोई मायने नहीं है, कोई महत्व नहीं है। हाँ, दूसरी बात यह है कि हम एनडीए छोड़ के नहीं जा रहे हैं। चिराग पासवान जी ने कई बार कहा है कि हम मोदी जी, जब तक मोदी जी हैं हमको यहीं पे रहना है। और प्रशांत किशोर की बात मैं कहना भूल गया था। देखिए, प्रशांत किशोर के साथ व्यक्तिगत रिश्ते बड़े अच्छे हैं, भाईचारा है, दोस्ती यारी है। और चिराग पासवान जी ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति आता है बिहार को बदलने के लिए तो हम उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि बिहार के लोगों के पास ज्यादा विकल्प मिलता है। लेकिन एनडीए छोड़ के जाने का मतलब पंकज जी नहीं बनता है। चलिए, हम लोजपा हैं और एनडीए में हैं। आपने एक बात बहुत साफ कर दिया कि एनडीए छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता। प्रशांत किशोर से रिश्ते अच्छे हैं, निजी तौर पर रिश्ते अच्छे हैं। तो क्या इस बात का मतलब यह निकाला जाए कि एक विंडो आपने खोल करके रखा है? अगर मैंने अभी पूछा था सोनाली आनंद जी से, इन्होंने मना कर दिया कि अलायंस की तो कोई संभावना नहीं है। हाँ, विलय हो सकता है, जैसे आरसीपी सिंह की पार्टी का विलय हुआ, पर आरसीपी सिंह की पार्टी और आपकी पार्टी में बड़ा फर्क है। विलय तो आप भी करने नहीं जा रहे हैं, इतनी राजनीतिक समझ हमें है। पर मैं ये पूछना चाहूंगा सोनाली जी से, आपको लग रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है? जन स्वराज कैसे देख रहा है इसको? क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान, जो कि अभी यंग हैं, युवा हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट उनका विजन है, वो उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट लगातार दिया है और उन्होंने जेडीयू को भी लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर बहुत घेरा है, पर क्या आप इसे महज पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पर देखते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि चिराग पासवान अलग रास्ता भी अख्तियार कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आलोक वत्स जी की बात को आगे ले जाते हुए कहूंगी कि बिहार में भाजपा, पर्टिकुलरली भाजपा की स्थिति बहुत खराब है और अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए गठबंधन तो चाहिए। ये गठबंधन करेंगे, लेकिन जहां पावर शेयरिंग की बात आती है वहां ये पावर शेयरिंग करना नहीं चाहते, क्योंकि इसीलिए सीट्स पे जो इतनी बात हो रही है, नेगोशिएशन की हम बात कर रहे हैं, एलजेपी कुछ और डिमांड रख रही है, वो देने कुछ और तैयार है। तो यहाँ पे ये मतलब साफ है कि आप काम हमारे लिए करिए, आप झंडे हमारे उठाइए, आप प्रचार हमारा करिए, लेकिन मिलेगा तो बहुत छोटा शेयर आपको मिलेगा। तो पावर शेयरिंग जो ये लोग छोड़ना नहीं चाह रहे, यहाँ पे साफ साफ दर्शाता है। और अगर कोई भी नेता अगर बिहार में पॉपुलर है, सक्रिय है और काम कर रहा है और युवा नेता के तौर पे उभर रहा है, अगर उसे भी आप प्रमोट नहीं करते हैं और आप कहते हैं कि आप बिहार का हित चाहते हैं, और आप प्रमोट किसे कर रहे हैं? नीतीश कुमार जी को, जेडीयू की गवर्नमेंट को आप फ्रंट फेस पे उन्हें रख रहे हैं, जहां पे इतने सारे स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं कि बिहार में उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, बिहार में इतना सारा लॉ एंड ऑर्डर खराब चल रहा है, उनकी फेलियर्स को बार बार यहाँ हाईलाइट किया जा रहा है। फिर भी आपको अपने पूरे संगठन की जो इमेज है उसके बारे में चिंता नहीं है, आपको अभी भी अपनी व्यक्तिगत जो लाभ है आप उस पर चिंता कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ ये कहना गलत होगा कि आप पूरी एनडीए गठबंधन जो है वो बिहार का भला चाहती, वो यहाँ पे भला बिल्कुल भी नहीं चाहती, यहाँ सिर्फ अपना भला चाहती है। वो फेस बस नीतीश कुमार जी को तो रख रही है, लेकिन यूज सारी पार्टियों को कर रही है। और यहाँ पे दूसरी चीज जो मैंने पावर शेयरिंग की बात कही, यहाँ पे वो करना नहीं चाह रहा। जब भी ये बहुत बड़ी बात मैं यहाँ होगी चिराग पासवान जी के बारे में कहने के लिए कि गठबंधन में होने के बावजूद भी उनमें इतनी हिम्मत है कि सरकार का वो क्रिटिसिज्म करते हैं जहाँ होना चाहिए। तो ये इस बात को ये भी दर्शाता है कि पहली बात तो उनमें जो एक पार्टी जो एक कोलिशन है उसमें उनका जो शेयर होता है वो उन्हें नहीं मिल रहा। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जब आप सरकार का घेराव करते हैं तो कहीं ना कहीं ये संकेत देते हैं कि सरकार का जो रवैया है काम करने का वो यहाँ पे इनएफिशिएंट है। और तीसरी बात,
जो ये साफ शब्दों में यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमें सीट शेयरिंग ज्यादा चाहिए, ये यहाँ पे बिल्कुल सामने आ रहा है। उन्होंने कई बार ये भी कहा है कि हम 243 सीटों पे इलेक्शन लड़ सकते हैं, बट ये बीजेपी की सहमति, तो कहीं ना कहीं ये दोनों बातें कह रहे हैं। क्लियर तौर पे ये नहीं कहा जा रहा है कि वो अलग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने ये संभावनाएं जता दी कि वो अलग चुनाव लड़ भी सकते हैं, क्योंकि उनका स्टैंड अलोन एक बड़ा फिगर बिहार में है और वो कंपटीशन देने की बात करते हैं। और क्योंकि अगर आपका गठबंधन है और आप सारे पार्टियों को इक्वली प्रमोट नहीं करते, उनका शेयर नहीं देते, तो ये गठबंधन बहुत लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। और यही वजह है कि इन्हें इतनी हर तरीके के राजनीतिक समीकरण बैठाने पड़ रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी ठीक है, घोषणाएं करनी वो पड़ रही ठीक हैं। है, पर देखिए, जनता तो एक बात जानना चाहेगी ना, हम लोगों की भी उत्सुकता है, हम लोग भी ये बात जानना चाहते हैं। अभी प्रोफेसर साहब ने एक बात बड़े साफ शब्दों में कह दी है कि भाई जब तक मोदी जी नेता है हम बीजेपी छोड़ने नहीं जा रहे, हम बीजेपी के साथ बने रहेंगे। तो एक बात तो बड़ा ही बोल्ड लेटर में इन्होंने प्रदर्शित कर दिया कि बीजेपी के साथ हमारा बना रहेगा। पर सवाल यह है कि एक तरफ 20 सीट का ऑफर, 25 सीट का ऑफर, और इनकी मांग ही शुरू होती है 43 सीट से। इतना बड़ा फासला, इतना बड़ा जो फासला है डॉक्टर संजय, उसको कैसे पाटा जाएगा? क्या आपको लगता है कि 30 सीट तो ये मिनिमम सोच ही रहे हैं कि 5 हमारे एमपी जीते तो 30 सीट तो हमारा ऐसे बनता है, और 5 साल से हम मेहनत कर रहे हैं तो ये 40-43 तो बनता ही बनता है। तो आपको क्या लग रहा है डॉक्टर संजय, बात कहां पर बनेगी? क्या आपको लग रहा है कि 30 पे बात बन जाएगी? बिल्कुल बात बनेगी और ठीक से बात बनेगी। मैं फिर से बता रहा हूं कि ये क्या सारी पार्टियों का, जो भी गठबंधन में लोग हैं, उन पार्टियों को नहीं पता है कि 243 सीटें ही हैं और 243 सीटों में ही एकोमोडेट करनी है। क्योंकि राजनीति में कब क्या निर्णय होता है, जब पारस जी और चिराग जी की पार्टी टूटी थी तो क्या लगता था कि चिराग जी के हिस्से में 5 सीटें हो जाएगी और पारस जी बिल्कुल पैदल हो जाएंगे? ऐसा तो किसी को अनुमान नहीं था, लेकिन राजनीति का तकाजा था। एनडीए ने महसूस किया कि चिराग पासवान की ताकत है बिहार में, और चिराग पासवान ने अपने को प्रूफ किया कि 5 सीटें उनको मिली और स्ट्राइक रेट 100% रहा, 5 सीटें जीत गए। सीताराम मांझी कहते हैं कि उनको 5 सीटें मिली, 5 जीत गए, तो 100% स्ट्राइक रेट कहते हैं। हमको 1 सीट मिली तो हम भी 1 सीट जीत गए, तो क्या मेरा 100% मेरा स्ट्राइक रेट नहीं हुआ? हमको कमतर करके क्यों आते हैं? हर की अपनी अपनी समझ है, और राजनीतिक पार्टियों में मैं मानता हूं कि एनडीए गठबंधन में अभी कोई वैसा तो मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है जिसमें लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी को बिल्कुल गठबंधन से बाहर कर दिया जाएगा, या जेडीयू को इतना कट साइज। जेपी नड्डा का मैं बयान बता रहा हूं। जेपी नड्डा ने कहा था कुछ लोगों के साथ बैठक में कि 1 सीट ही सही, लेकिन जेडीयू हमसे 1 सीट अधिक लड़ेगी। मतलब अगर बीजेपी 100 सीटों पर लड़ेगी तो 101 सीट पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू लड़ेगी। और वो जो 15-16% का जो वोट की ताकत है नीतीश कुमार का, इसको बीजेपी भी समझती है कि नीतीश कुमार के बारे में जितनी भी बात कर ले, यहाँ एंटी इनकम्बेंसी का बैगेज है, मुद्दों को लेकर के आप उनको घेरिए, स्वास्थ्य कारणों को लेकर के आप उन पर सवाल उठाइए, ठीक है, वो एक अलग पार्ट है। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से धड़ाधड़ घोषणाएं कर रहे हैं, 125 यूनिट बिजली फ्री, 35% महिलाओं का डोमिसाइल, फिर 10,000 रुपए की राशि स्वरोजगार के लिए, 6 महीने के बाद 2 लाख की राशि, 1 करोड़ रोजगार, ठीक है, जिनके दबाव, जिनके प्रभाव की वजह से वो घोषणा कर रहे हैं, क्या उसका असर नहीं है क्या महिला वोटरों पर? निश्चित रूप से उसका असर। तो नीतीश कुमार स्वास्थ्य कारणों से अगली बार वो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे ये तो गठबंधन के लोग तय करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार को शायद, या उनकी पार्टी जेडीयू को, बीजेपी अभी बहुत कट साइज नहीं करेगी। तो अगर नीतीश कुमार लड़ेंगे, बीजेपी लड़ेंगे, तो फिर तो मैं वही बता रहा हूँ कि एकोमोडेट तो करना पड़ेगा ना। और अरुण भारती जी अगर कह रहे हैं कि हमने परफॉर्म करके दिखाया है, हमारी ताकत बड़ी है, हमारे हिस्से में और अधिक सीटें आनी चाहिए ताकि हम और बेहतर परिणाम दे सकें, तो ऐसा करना उनका लोकतांत्रिक जो पार्ट है उसके तहत वो कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता एकोमोडेट करने में बीजेपी को, या पर डॉक्टर संजय, वो सारी बातें ठीक है,
मामला एक सीट पर फंस रहा है, और दूसरा एक इंडिकेशन बार बार ये आता है कि क्या चिराग पासवान बिहार के चुनाव में कूदेंगे। मैं चाहूंगा कि प्रोफेसर विनीत सिंह इस पर बोलें। क्या पार्टी इस बारे में भी फैसला कर रही है, सोच रही है कि चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ें, इससे आपकी पार्टी को और मजबूती मिलेगी, स्ट्राइक रेट बेहतर होगा? और दूसरा जो आपको दिखाई पड़ता है कि आने वाले समय में बिहार में एक बड़ा पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट हो रहा है और जिसको भरने के लिए चिराग पासवान बहुत कॉम्पिटेंट है, तो क्या आपकी पार्टी की ये रणनीति है क्या कि चिराग पासवान इस चुनाव में बिहार में कूदें? पंकज जी, हमारी पार्टी चाहती थी और इसलिए संसदीय बोर्ड ने यह प्रस्ताव भी भेजा था चिराग पासवान जी का। लेकिन चुनाव लड़ना है, कहां से लड़ना है, नहीं लड़ना है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अंतिम निर्णय होगा। फिलहाल उस पर अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। लेकिन जहां तक हमारी पार्टी की बात है और बिहार के हमारे कार्यकर्ताओं की बात है, तो हम चाहते थे कि चिराग पासवान जी आए, चुनाव लड़े और बिहार में अपना जो योगदान है और बड़ा करके दे। चलिए, आप चाहते हैं पर फैसला चिराग पासवान को लेना है। मैं चाहूंगा कि आप आलोक बस जी ये बताइए, 3 सितंबर को अमित शाह ने मीटिंग बुलाई है, बीजेपी के बड़े नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली की मीटिंग में क्या होने जा रहा है? देखिए, मेनली तो सीट शेयरिंग की बात होगी अभी के माहौल में, और वो उनको मनाने की कोशिश करेंगे कि भैया 20 सीट पे मान जाओ, नहीं तो 2-4। देखिए, जेडीयू तो अपने कोटे से एक भी सीट नहीं देगा अकोमोडेट करने के लिए किसी भी आदमी को। लेकिन हाँ, बीजेपी अपने सीट को कुछ घटा सकती है और इनको 2-4-5 सीट और देकर कोशिश करेगी कि ये मान जाए। अंतोगत्वा तो फैसला इन्हीं को लेना है। लेकिन जिस तरीके का मैंने आपको शुरू में बताया, जो इनके प्रवक्ता ने भी उस बात की पुष्टि की कि एनडीए छोड़ के जाने का कहीं कोई अभी सवाल ही नहीं पैदा होता है। जिस तरीके से ये मोदी जी के हनुमान अपने को घोषित करके और शुरू से काम कर रहे हैं, तो उस लिहाज और नीतीश कुमार को इस चुनाव में अभी ये बाध्यता है एनडीए की कि उनको सामने खड़ा किया जाए, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि मेन फैक्टर ओबीसी हो जाता है। उधर से लालू यादव और तेजस्वी यादव को काउंटर करने के लिए अगर कोई ओबीसी का बहुत बड़ा चेहरा है एनडीए के पास, तो वो नीतीश कुमार के अलावा कोई नहीं। और ये सही कहा डॉक्टर साहब ने कि नीतीश कुमार जी का एक अपना वोट बैंक बन चुका है, खासकर महिलाओं में और अति पिछड़ा में। और भी अभी जो लुभावने जो वो घोषणाएं कर रहे हैं, उससे भी कुछ लोग प्रभावित जरूर होंगे। तो उनका एक अपना 16-17% का वोट बैंक खड़ा है। वो उसके अलावा ओबीसी चेहरा तो बहुत बड़े हैं, उधर से भी ओबीसी चेहरा लालू यादव बहुत बड़े हैं। तेजस्वी उनके वोट को अपनी तरफ लगभग खींच चुके हैं। तो इस हिसाब से मुझे नहीं लगता है बाद में क्या होगा, आफ्टर इलेक्शन कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर, ये सब अभी भविष्य के गर्त में है। और एक युवा है चिराग पासवान, इस पर भी एक अट्रैक्शन है उनके प्रति और काफी दौरा करते रहे हैं वो बिहार का। वो सारी बातें ठीक है, वो सारी बातें ठीक है, युवा हैं, अट्रैक्शन है। लेकिन कोई अपनी पार्टी के एमएलए ज्यादा होंगे तो वो चिराग पासवान को मुख्यमंत्री क्यों बना देगा अगर उनके पास सीटें कम होंगी? तो मुझे लगता है वो दौर कुछ और था, वो लालू प्रसाद को हटाना था, इसलिए नीतीश को आगे किया गया। बीजेपी अपना सीएम चाहेगी, वो एलजेपी आर के नेता को सीएम क्यों बनाना चाहेगी? मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। पर सवाल ये है कि भाई हो कुछ भी सकता है, राजनीति में कुछ भी पॉसिबल है, इस बात से कौन इनकार कर सकता है। पर सोनाली आनंद जी ने एक जबरदस्त कमेंट किया और वो बड़ा हार्ड हिटिंग कमेंट था बीजेपी के खिलाफ कि बीजेपी सबसे कमजोर स्थिति में है। ये आपके कहने का मतलब क्या है? क्या आपको ये दिखाई पड़ता है कि बीजेपी अपने किसी नेता को आगे नहीं बढ़ा रही है और नीतीश कुमार जिनके बारे में विरोधी कह रहे हैं थके हुए हैं, अचेत हैं, पूरी बीजेपी उनके आगे सरेंडर्ड है, इसलिए आप ऐसा कह रही हैं कि बीजेपी बिल्कुल थकी है, हारी है, बुरी स्थिति में है? ये कहने का मकसद आपका ये है?
बिल्कुल, अगर आप अभी देखें जितनी भी अभी घोषणाएं की जा रही है, फिर जिस ढंग से प्रचार किया जा रहा है, मुख्यमंत्री जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री उनको ही फ्रंट फेस बना के किया जा रहा है। और दूसरा जो एक सेकंड फेज जो यहाँ बिहार में हाईलाइट किया, जब वो मोदी जी खुद हैं, तो ये ही दो फेस वैल्यू में बिहार का इलेक्शन लड़ने की पूरी स्ट्रैटेजी तय की जा रही है। मैंने कहा कि बिहार में बीजेपी बहुत कमजोर है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जिस ढंग से प्रशांत किशोर जी ने बीजेपी के नेताओं पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी सच्चाई को जनता के सामने लाके रखा है, और उसके बाद वो खुद भी अपने डिफेंस में नहीं आ रहे और ना ही पार्टी के कोई भी नेता उनके डिफेंस में आ रहे हैं। तो ये बीजेपी की कमजोर स्थिति को बिहार में दर्शाता है। और अगर इसके डिफेंस में आते हैं तो हो सकता है कि उन्हें बहुत बड़ा बैकलैश झेलने को मिले, क्योंकि जो भी तथ्य रखे गए हैं वो स्पेकुलेशंस के बेस पे नहीं है, कयास नहीं है, सारे के सारे फैक्ट बेस्ड हैं। तो सबसे अकलमंदी बीजेपी अभी इसी में समझ रही है कि चुप रह के इस मामले को तुलना दी जाए। लेकिन जो जनसुराज का काम अभी जो हमने किया है, बड़े बड़े नेताओं का असली चेहरा जनता के सामने लाके जनता को जागरूक करने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं जो एक आप कह सकते हैं कि एंटी जो एक सेंटिमेंट्स होता है या फिर एक रोष जनता में देखने को मिल रहा है। ये बड़े बड़े नेता हैं जिन्होंने अक्सर प्रमोट किया, चाहे वो आप सम्राट चौधरी की बात कर ले, चाहे वो मंगल पांडे जी की बात कर लें, या फिर दिलीप जायसवाल जी की बात कर लीजिए। बीजेपी का बहुत बड़ा फेस है, बट आज तक किसी सरकार के किसी भी नेता ने आके इनके लिए डिफेंस में कोई एक स्टेटमेंट तक नहीं दिया। तो इसी बेस पे मैंने कहा, और वो प्रचार सिर्फ नीतीश कुमार के पुराने कामों पे, रोड्स पे, बिजली पे, जो कि कोई बहुत बड़ा उपलब्धि नहीं। अगर हमारे देश की आजादी के 80 साल हो चुके हैं, फिर भी अगर हम आज इसी की गाथा गा रहे कि हमने बिजली प्रदान कर दी, हमने रोड्स बना दिया, तो एक कहीं ना कहीं आपके सिस्टम का ही फेलियर ये दिखाता है। और आपको ये भी कहीं ना कहीं पता है कि ये काम जो आपने किया ये पर्याप्त नहीं है, इसीलिए आपने सरकार खजाने को लुटाने का काम शुरू कर दिया है। जो 10,000 की घोषणा भी आपने की है कि हर परिवार में हर एक महिला को दी जाएगी, बिना इस बात का रिसर्च किए हुए कि उस महिला की आवश्यकता के उसे उस उद्यमी बनना भी है या नहीं। तो मैं तो यहाँ बिल्कुल यही कहूंगी, सरकारी खजाने को कैश काउ बना दिया गया इलेक्शन पर्पस में, अपने आप को उसका यूज करने के लिए। चलिए, मैं डॉक्टर संजय आपसे यह जानना चाहूंगा, ये एसआईआर को लेकर के जिस तरीके से पूरा विपक्ष सड़कों पर है, आपको लगता है जो रिस्पांस पटना में दिखाई पड़ रहा है वो भी चिंता का सबब बीजेपी के लिए हो सकता है और इसलिए मीटिंग दिल्ली में बुलाया गया है? मुझे नहीं लगता है कि एसआईआर का कोई बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, क्योंकि अभी तो ड्राफ्ट लिस्ट आया है ना, फाइनल लिस्ट आने दीजिए। और फाइनल लिस्ट में जो लोग अपना नाम देख लेंगे तो एसआईआर क्यों एक उनके लिए मुद्दा बनेगा भाई। जो लोग विस्थापित हो गए हैं, बहुत सारे लोग जो 2003 के बाद ये एसआईआर हुआ, तो बहुत सारे लोग जो मृतक परिवार के लोग हैं उन्होंने अपना नाम उसमें डिलीट नहीं कराया होगा, इस बार उनको डिलीट किया गया है। और जो आंकड़े हैं, तो अभी तक जो कंप्लेन आया है वो आया है इंडिविजुअल तरीके से। पार्टियों के तरफ से जो बीएलए हैं उनके तो बहुत कम कंप्लेन है। हाँ, इस डिस्कोर्स में इसको लाने की बात की गई कि ये मुद्दा बने कि मतदाताओं के अधिकार की चोरी की गई है, ये वोट चोर हैं, ये चोर हैं। और राजनीतिक पार्टियां इस तरह के सुपरफिशियल और इमोशनल मुद्दे जो सीधे जनता से कनेक्ट करे, इस तरह के मुद्दे को उछालती है। निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन ने खूब उछालने की कोशिश की, लेकिन कोई इसकी गूंज नहीं सुनाई पड़ती है। ऐसा नहीं है कि जो लोग हैं जिनका कि अपना वोटर लिस्ट में नाम उन्होंने ड्राफ्ट लिस्ट में देख लिया है या आवेदन कर लिया है या इस उम्मीद में है कि जब फाइनल लिस्ट आएगा तो मेरे नाम उसमें पड़ेंगे, तो इसको लेकर के कोई बहुत नाराजगी तो अभी नहीं दिखाई पड़ रही है, जिसको लेकर के बीजेपी को शायद बहुत चिंता हो गई होगी और अमित शाह इसके लिए चलिए, क्या आपको ये दिखाई पड़ रहा है, आपको ये दिखाई पड़ रहा है डॉक्टर संजय कि चिराग पासवान बिहार के चुनाव में उतर सकते हैं, पार्टी को नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं, पर इसका एक दूसरा साइड भी है, उनको अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है? देखिए, चिराग पासवान ये पहले इच्छा व्यक्त कर चुके हैं कि अगर हमारे पार्टी के लोग चाहेंगे, विनीत जी ज्यादा बेहतर से इसको बता पाएंगे, कि उन्होंने कहा कि अगर हमारी पार्टी के लोग चाहेंगे तो मैं विधानसभा का चुनाव लड़ सकता हूं। और चिराग पासवान अपने को बिहार के केंद्र में रखना चाहते हैं। उन्होंने रामविलास पासवान जी कभी कहा करते थे कि अटल जी ने जब कहा था बिहार के लिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे दिल्ली से पूरा भारत दिखता है,
चिराग पासवान कहते हैं कि दिल्ली में मैं रह करके क्या करूंगा, मैं बिहार में रह करके बिहार को देखना और समझना चाहता हूं। तो चिराग जी ने तो अपनी इच्छा व्यक्त की ही है, लेकिन हाँ, उन्होंने अपनी पार्टी पर जिम्मेवारी सौंपी है कि पार्टी के लोग चाहेंगे तो मैं क्यों नहीं चुनाव लड़ूंगा। अगर चिराग पासवान को बीजेपी, थोड़ा मैं इसको स्पष्टता से कह देना चाहता हूँ, अगर बीजेपी उनको इशारा करेगी कि आप युवा चेहरा हैं, मजबूत चेहरा है और आपको बिहार का चुनाव लड़ना चाहिए, और बीजेपी इस तरह का प्रयोग अपनी पार्टी में तो किया है, चिराग पासवान भी उनके गठबंधन के साथी हैं कि भाई केंद्रीय मंत्रिमंडल में से कौन आपको हटा रहा है, लेकिन अगर बिहार आप लड़िएगा, बिहार की जीत अगर एनडीए गठबंधन के हिस्से में होती है तो हम लोग आपके बारे में भी सोच सकते हैं। अगर इस तरह का एश्योरेंस एनडीए गठबंधन से इनको मिलता है, जब अमित शाह बोल चुके हैं नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के इशू पर कि टाइम बिल से, तो क्यों नहीं चिराग पासवान बिहार का चुनाव लड़ सकते हैं। हाँ, अभी उन्होंने ये कह के टाल दिया है कि पार्टी की जब राय बनेगी तो मैं क्यों नहीं लड़ूंगा, बिहार का चुनाव लड़ सकता हूँ। चलिए, तो मुझे लगता है डॉक्टर ये विनीत जी कुछ कहना चाहेंगे इस पर। एक बार फिर से आप इस बारे में आप जवाब दे दें तो बेहतर होगा प्रोफेसर साहब। मैं आ रहा हूं आलोक जी। पंकज जी, अंतिम निर्णय हमारे नेता चिराग पासवान जी का ही होगा, लेकिन एक बात ये बिल्कुल तय है कि बिहार जब भी उनको ढूंढेगा, चिराग पासवान जी बिहार में ही पाए जाएंगे। इस बार मैंने कहा कि निर्णय वही लेंगे, लेकिन आने वाले समय में चिराग पासवान का बिल्कुल फोकस एरिया रहेगा बिहार, और हम देखेंगे कि 29 का चुनाव हो या 30 का चुनाव हो, चिराग पासवान की शिरकत बिहार में ज्यादा बढ़ेगी। चलिए, आलोक जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। वो बिहार में चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, वो शुरू से उनकी मंशा थी चुनाव लड़ने की, लेकिन आपने ठीक कहा कि अगर बीजेपी से कोई इस तरीके का इंडिकेशन आता है और अगर इनको 40 या 45 सीटें इनको अगर मिलती है इनके शेयर में, तो ये अवश्य चुनाव लड़ जाएंगे। लेकिन 20-25 सीट पे मुझे नहीं लगता है चिराग पासवान जी चुनाव बिहार में लड़ेंगे। हालांकि उनका दिली इच्छा है कि बिहार की राजनीति करें। आपने अपनी बात रख दी, आपने अपनी बात रख दी, लेकिन सवाल यह है कि एनडीए में चिराग पासवान को सीटें कितनी मिलेंगी? अरुण भारती जिस बात की ओर इशारा कर रहे हैं, क्या एनडीए में मुमकिन है क्या? और जिस तरीके से जेडीयू चिराग पासवान को बीजेपी के कोटे में रखती आई है, तो क्या निश्चित तौर पर बीजेपी चिराग पासवान की पार्टी द्वारा दिए गए इस स्टेटमेंट के बाद चिंतित है कि हमें 43 से 137 के बीच सीटें चाहिए? तो इस बात का फैसला कैसे किया जाए? और सिर्फ चिराग पासवान की पार्टी नहीं है, पार्टी जीतन राम मांझी की भी है। वो भी कहते हैं कि हमारे विधायक ज्यादा हैं, इसलिए हमें सीटें उस हिसाब से मिलना चाहिए, और उपेंद्र कुशवाहा भी एक एलआई हैं जो ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहेंगे। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि एनडीए में जिस तरह की बातें सामने आ रही है कि इस तरीके से सीटों का बंटवारा होगा, 43 सीटों को बांटा जाएगा लगभग एलजेपीआर और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा में, क्या इस तरीके से सीटों का बंटवारा हो पाएगा? बहरहाल 3 तारीख को मीटिंग है, अमित शाह ने मीटिंग बुलाई है। मुझे लगता है कि इस बारे में भी गंभीर मंत्रणा होगी, विचार होगा, और बीजेपी इस बात से भली भांति अवगत है कि चिराग पासवान एनडीए के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। बहरहाल बिहार की बात में इतना ही। आलोक वत्स जी, प्रोफेसर विनीत सिंह, सोनाली आनंद जी और डॉक्टर संजय कुमार, आप सभी मेहमान का बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए टीवी 9। धन्यवाद, नमस्कार।